गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। हाँ जी सर, जुलाई का करंट अफेयर हम लोगों को करना, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑलराइट। तो जुलाई पे थे सर हम लोग। 55 क्वेश्चंस हो गए थे। मतलब करीब करीब आधा पोर्शन हमारा जुलाई का कंप्लीट हो गया था। आगे के क्वेश्चन करें, पिछले कुछ रिवाइज कर लेते हैं सर। जैसे कल कल हम लोगों ने डिस्कस करा था। Question number 38. Which of the following has become the first urban body in the country to get the EPR credit? बताइए क्या था इसका आंसर? एपीएसएसबी सेक्शन में एपीएसएसबी सेक्शन में क्वेश्चन अपलोड होते हैं। अब कौन से क्वेश्चन, आतु जी कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? तो मतलब जैसे एक तो हो गया जो ऐप में आपको क्विज़ेस दी जा रही हैं वो वाले क्वेश्चन, या आप या वो वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो फेसबुक में आते रहते हैं? अगस्त का मिल जाएगा। इस संडे तक अगस्त का भी आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल, आईएमसी था। ठीक है, करेक्ट आंसर है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। 54 कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। Which of the following Indian companies has collaborated with Niti Aayog or Atal Innovation Mission to launch India's first ever Atal Tinkering Lab based on the PPP model in Kerala? अटल इनोवेशन से रिलेटेड बात करी थी कल। वीडियो रिकॉर्डेड बैठेगा क्या? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। देखिए, जो फेसबुक वाले क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको कर रहे हैं तो वो तो आसान क्वेश्चंस रहते हैं, आप कमेंट में आंसर करिए। और देखो, दो चीजें हैं ना। एक तो होता है कि चलो आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है, एक होता है वो क्वेश्चन देने का पर्पस ये है कि आप उसे खुद ढूंढ के अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब हर चीज का तो आप आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। आपको ऑलरेडी इतना क्वेश्चन हम वैसे ही दे रहे हैं। उसके अलावा जो फेसबुक में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका पर्पस ये है कि आप क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करो, खुद आंसर ढूंढो और खुद वहां पर लिखो। ठीक है, इतना आपको देखो देखो सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। और वो बहुत टफ क्वेश्चंस होते नहीं कि आपको मतलब आंसर बहुत ज्यादा सोचना पड़े। थोड़ा बहुत भी अगर आप गूगल वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। वो क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आप थोड़ा सा अपना सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाएं, है ना। क्वेश्चंस के आंसर खुद अटेम्प्ट करिए। चलिए, हाँ इसका आंसर क्या था सर? ओप्पो था। ओप्पो ने पार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 तक पिछली क्लास में कर लिए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास का। इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो टफ नहीं है ना। अब इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि सर आप तो खुद उसको ढूंढें, आंसर निकालें। इससे आप ही का थोड़ा सा एक सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप होगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। रिसेंटली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड has been upgraded to schedule A category.
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंडर आता है ये आपका। और इनकी कैटेगरीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट दे अर्न। जितना ये प्रॉफिट अर्न करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली इनकी कैटेगरीज डिफाइन होती है। तो ऑब्वियसली बात है, इसने ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया तो इसे शेड्यूल ए कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया है। तो नुमालीगढ़ कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये तो सर खाता खोल देने वाला सवाल है। कुछ टाइम पहले ही मैंने सारी रिफाइनरी की लिस्ट प्रोवाइड करी थी, तो बताया था कि नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी आपकी कहाँ पर है, आसाम में, ठीक है। तो इसको तो ध्यान रखेंगे, ये आसाम में। अब स्टेटस अपग्रेड होने से फायदा ये हो जाएगा, इसके पास ऑटोनॉमी ज्यादा आ जाती है। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, जो भी सरकारी कंपनीज हैं, तो जितना वो प्रॉफिट अर्न करती है, जितना उनका स्टेटस बढ़ जाता है, उतना ही उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है बिजनेस करने में। फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उतना ही कम होता चला जाता है। चलिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर इज आसाम। ये मैंने फिर से मैप यहाँ पर अपलोड कर दिया है, एक बार आप नजर मार लेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज इंडिया में लोकेटेड है। जैसे दिग्बोई है, नुमालीगढ़ है, ठीक है, बोनगईगांव है, गुवाहाटी है, इधर आपका बिहार में आ जाओ बरौनी है, बंगाल में आ जाओ हल्दिया है, उड़ीसा में आ जाओ पैरादीप है, आंध्र प्रदेश में आ जाओ आप विशाखापट्टनम है, ठीक है। और ये मनाली है, मनाली ये चेन्नई में, ठीक है। और ये टाटीपाका, ये पुडुचेरी साइड में मिलेगा। फिर इसके अलावा कराईकल है, कोची है, मंगलुरु है, मंगलुरु है आपका, मुंबई है, कोयली है, जामनगर है, वाधार है, ठीक है, बठिंडा है, पानीपत है, मथुरा है। तो ये आपकी ऑयल रिफाइनरीज की लोकेशन एक बार आप नजर मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। Google celebrated the 86th birth anniversary of Zarina Hashmi with a special doodle. Google आपने देखा होगा इस तरह से होता है, लेकिन जब किसी स्पेशल पर्सनालिटी का बर्थडे होता है तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए अपना डिजाइन चेंज करता रहता है, उसको कहते हैं डूडल। तो एक स्पेशल डूडल के साथ गूगल ने सेलिब्रेट करी जरीना हाशमी की बर्थ एनिवर्सरी। तो सवाल यह है, वो किस फील्ड से बिलोंग करती थी? आर्टिस्ट इन प्रिंट मेकर, आर्किटेक्चर, स्पेस साइंस या फिर मेडिसिन? बताइए सर। करेक्ट आंसर इज आर्टिस्ट एंड प्रिंट मेकर, ठीक है। जरीना हाशमी एक रिनोन्ड आर्टिस्ट थी जिनका जन्म 1937 में अलीगढ़ में हुआ था, और उनके आर्ट के लिए उनको जाना जाता है, ठीक है। Her work exudes minimalism while embracing texture and materiality, chronicling themes of home, displacement, borders, genre and memory, ठीक है। तो आर्ट से रिलेटेड उन्होंने काम किया था। Next question, question number 58. Recently, who amongst the following has won men's single Wimbledon title 2023? हाँ जी सर, स्पोर्ट्स का सवाल है। देखो, स्पोर्ट्स के सवाल को ज्यादा सीरियसली आप लोग लिया करें, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मान के चलो आते ही आते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन आपको अच्छे से स्ट्रिक्टनेस के साथ रेडी करना है। और अच्छी बात यह है कि आपका रेस्पॉन्स स्पोर्ट्स में मेरे को बढ़िया लगता है ना। स्पोर्ट्स के रेयरली कभी ऐसा होता है कि आपकी तरफ से सवाल गलत हो, ठीक है। बाकी तो सही करते हैं आप लोग, तो इसको भी सही आंसर दीजिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मैच सिंगल विंबलडन टाइटल 2023? हाँ जी, तो कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ नोवाक बोल रहे हैं, कुछ कार्लोस बोल रहे हैं। बाकी लोग कमेंट करते रहिए, नहीं पता तुक्का लगा दीजिए।
चलो, करेक्ट आंसर इज कार्लोस। ठीक है, कार्लोस। डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविक इन द मेंस सिंगल्स फाइनल ऑफ विंबलडन 2023। ठीक है, तो ध्यान रखना किसने जीता, कार्लोस ने जीता। अच्छा, बता सकते हैं कार्लोस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, कार्लोस की कंट्री बताइए। बाकी उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द गजाकोथा कैंपेन to address the problem of human elephant conflict। ठीक है, एक गजा कोथा करके एक कैंपेन लॉन्च किया है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। किस स्टेट ने लॉन्च किया है? देखो, आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि हम लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो जंगल की जमीन थी उस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जो पहले कभी एलिफेंट्स की घूमने की जगह होती थी, डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन के चलते चलते हम वहां पहुंच चुके हैं। तो कई बार एलिफेंट्स का सामना इंसानों से होता है। ठीक है, तो एलिफेंट से सामना होने की वजह से कई बार हम इंसान एलिफेंट को नुकसान पहुंचा देते हैं, कई बार एलिफेंट इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी रिसेंटली, अभी आई थिंक कल की न्यूज थी शायद तमिलनाडु की, एक एलिफेंट था पीछे, यहाँ बस खड़ी थी, उसने पूरी बस को धक्का दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन से हो गए हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट सॉल्यूशंस निकाल रही है, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। एलिफेंट के लिए अलग से ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उनकी एक अलग से रोड फिक्स की जा रही है। कई बार जैसे हाई टेंशन वायर्स लगे होते हैं रोड्स पे, तो हाई टेंशन वायर से टच होके उनकी मौत हो जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन काफी गरमाया रहता है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व करने के लिए एक गजा कोता नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट में? स्टेट इज आसाम। बिल्कुल सही बात। कहाँ पे लॉन्च किया गया? आसाम में लॉन्च किया गया। तो इसका पर्पस है टू मिटिगेट मतलब टू डिमिनिश, मतलब टू रिड्यूस द एस्केलेटिंग ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। HEC कह रहे हैं, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को क्या कह रहे हैं? HEC। ठीक है, तो एस्केलेट मतलब बढ़ता हुआ। तो जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उसी को रोकने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें पर्पस क्या रहेगा? इट एम्स टू एजुकेट रेजिडेंट्स अबाउट द बिहेवियर, इकोलॉजी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ एलिफेंट्स इन द रीजन, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। यानी लोगों को बताया जाएगा एलिफेंट के बिहेवियर को कैसे समझे, कि इनकेस कभी उनका सामना हो भी जाए तो वो इस तरह से रिएक्ट ना करें कि वो एलिफेंट उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचाए, और ना ही वो एलिफेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेन ये रहेगा कि हम एलिफेंट्स को समझें, उनकी इंपॉर्टेंस समझें, उनसे किस तरह से डील करना है, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग अवेयरनेस दी जाएगी इन दिस कैंपेन। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन रिगार्डिंग द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो लोग APPSC वगैरह एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर सकते हैं। आगे जब भी APPSC का एग्जाम होता है, ठीक है, आपसे मेंस आंसर राइटिंग में कभी भी पूछा जाता है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, तो आप आसाम गवर्नमेंट के इस कैंपेन को कोट कर सकते हैं वहां पर कि रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाया है। ठीक है, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके एलिफेंट के बारे में। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग में इस तरह के कैंपेन्स बहुत काम आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। Recently, the first batch of Namda art products was exported to the UK. The Namda craft is a traditional art form from which of the following states? अभी नमदा आर्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया है यूके में। तो सवाल यह है कि जो नमदा आर्ट एंड क्राफ्ट है ये किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करता है? देखिए, अभी सरकार का एक मिशन चल रहा है ना, एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके तहत एक स्किल इंडिया मिशन चल रहा है भारत सरकार का। और स्किल इंडिया मिशन में भारत सरकार क्या कर रही है, जो अलग अलग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनमें लोगों को ट्रेनिंग दिलवा रही है ताकि वो लोग उस क्राफ्ट में काम करें, उससे प्रोडक्ट्स बनाएं और बाहर के लोगों को बेचें। ठीक है, तो ये जो नामदा क्राफ्ट के प्रोडक्ट अभी यूके एक्सपोर्ट किए गए हैं, तो ये नामदा क्राफ्ट कहाँ की है? तो कुछ ये मुझसे पूछ रहे हैं, J&K।
हाँ जी बिल्कुल, नाम द क्राफ्ट कहाँ की है सर? ये जम्मू एंड कश्मीर की, बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, आप देख सकते हो। तो ये कश्मीरी क्राफ्ट है, ठीक है। इसमें कारपेट्स वगैरह बनाई जाती है, शीप वूल का यूज किया जाता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी का यूज किया जाता है। ये 16 सेंचुरी में शुरू हुई थी, जब अकबर ने, जब मुगल एम्परर अकबर ने कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मांगी थी अपने घोड़ों के लिए, ठीक है। तो एक वहां के एक सूफी सेंट थे कश्मीर के, उन्होंने ये आर्ट को उस टाइम स्टार्ट किया था। ये डिजाइनिंग उसी टाइम से, आपका 16 सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। तो ये एक तरीके से, ये जो फ्लोर कवरिंग्स है, ये एक तो आपको घर डेकोरेशन में भी आज के टाइम में काम आती है ना, फ्लोर कवरिंग्स में काम आती है, साथ ही साथ आपका उस टाइम घोड़ों पे काम आती थी, ठीक है। चलो, तो मेनली बस इतना ध्यान रखना, आपसे कोई ड्राइंग करवा के नहीं देखेगा कि अच्छा नाम द क्राफ्ट करके दिखाओ। आपसे अगर सवाल पूछेगा तो सिंपली यही पूछेगा कि नाम द क्राफ्ट कहाँ से बिलोंग करती है। तो बस इतना ध्यान रख लेना है सर आपको, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61। Recently, Kaleshwaram lift irrigation project in Telangana has been operationalized again. It is built across which of the following rivers? ये करीब आई थिंक 4 साल पहले का मिशन है जब ये लॉन्च किया गया था। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी फिर से न्यूज में आया है। तो सवाल ये है, ये किस रिवर पे बना है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। देखिए, ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 80,000 करोड़ प्लस बजट पे ये आपका प्रोजेक्ट बना है, और पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अभी तक जो हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाते थे वो कैसे बनाते थे कि सर ये नदी जा रही है तो इतने एरिया वालों को फायदा है, ठीक है, इतने एरिया वालों को फायदा है। एक मिनट, लेकिन अगर इधर साइड कोई एरिया है, यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए क्या करा जाए सर? उसके लिए सोचा गया कि देखो भाई ऐसा है, यहाँ पर एक कैनाल बना दो, ठीक है, यहाँ गड्ढा करके कैनाल बना दो, तो ये पानी ऑटोमेटिकली यहाँ फ्लो करके आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये पानी फ्लो करके यहाँ तब आएगा ना सर, जब ये वाला ऊपर साइड होगा, ये वाला लोअर साइड होगा, तभी तो सर पानी अपर से लोअर आएगा। मान लो ये ऊपर साइड होता, ये नीचे साइड होता, तो ये कैनाल भी यहाँ पर काम नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को रिजॉल्व करा है इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ने। सबसे पहले देखते हैं कौन सी रिवर पे है, तो ये बना है सर आपका गोदावरी रिवर पे, ठीक है। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता। तो जिस पॉइंट पर प्राणहिता और गोदावरी मिलते हैं, ठीक है, गोदावरी और प्राणहिता जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कालेश्वरम। तो कालेश्वरम नाम की जगह है, ये तेलंगाना में, ठीक है। ये कालेश्वरम नाम की जगह कहाँ पर है सर आपका? ये तेलंगाना में है, जहां पर आपका ये प्राणहिता और गोदावरी मिलते हैं। ये इधर से आप देख सकते हो मैप में, ये इधर प्राणहिता आ रही है, ये इधर आपका गोदावरी आ रही, ठीक है। इस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, ये आपका कालेश्वरम में आता है ये एरिया। यहाँ पे मेदीगद्दा बराज बनाया गया है ये पानी को होल्ड करने के लिए। अब यहाँ से करा क्या जाएगा? देखो, यहाँ से सर कहानी कुछ ऐसी है कि तेलंगाना में, जैसे ये मान लो ये तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना में जैसे जो रिवर आ रही है वो करीब इधर मिल रही है, ये प्राणहिता और ये यहाँ पर मिल रही है। तो इससे जो फायदा हो रहा है, इधर आसपास वाले एरिया को फायदा हो रहा है। लेकिन जो साउथ तेलंगाना वाले एरिया है या इधर वाले एरिया है, उन तक ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो फिर आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए, आप क्या कहोगे? सर सिंपल है, यहाँ एक कैनाल बना दो, पानी इधर से फ्लो आके ये इस एरिया को भी फायदा देगा, इस एरिया को भी फायदा देगा। लेकिन दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है कि ये लोअर साइड पे है, ये अपर साइड पे है। तो लोअर से अपर तो सर पानी फ्लो नहीं करेगा ना। अगर ये अपर साइड पे होता, ये लोअर साइड पे होता तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये लोअर साइड पे, ये अपर साइड पे, तो पानी कैसे चढ़ेगा बिना एक्सटर्नल फोर्स के? तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगाए जा रहे हैं? बड़े बड़े वाटर पंप्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। जगह जगह पर यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे? वाटर पंप्स लगाए जाएंगे, ताकि पानी को अपलिफ्ट करके यहाँ पहुंचाया जा सके। इसीलिए इसका नाम क्या है? लिफ्ट इरिगेशन।
यहाँ पर पानी अपलिफ्ट करके, ठीक है, यहाँ पर पंप हाउस बनाया जाएगा और यहाँ से पानी अपलिफ्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ प्राणहिता एंड गोदावरी रिवर, originally called Pranhita Shevilla project in erstwhile Andhra Pradesh. It was redesigned, extended and renamed as Kaleshwaram project in Telangana in 2014, ठीक है। तो ये है आपका कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तेलंगाना गवर्नमेंट इसे करा रही है। और दूसरी बड़ी बात, ये गोदावरी और प्राणहिता के क्या कहते हैं मर्जिंग पॉइंट पर है, और प्राणहिता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ये आपसे पूछा भी गया है, लास्ट टू लास्ट यूडीसी में ये क्वेश्चन आया था कि गोदावरी प्राणहिता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है तो काइंडली गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। डाउट होने से डाउट पूछिए, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 62। रिसेंटली इंडिया सिक्योर्ड, अभी देखो एक इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड आईएमओ हुआ था सर, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड हुआ था। उसमें भारत ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल हमारी रैंक कितनी आई है, 9th रैंक आई है। तो ये इवेंट किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था, जापान में, साउथ कोरिया में, यूएई में या फिर चाइना में? ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ये जो गेम था ये आपका जापान में ऑर्गेनाइज हुआ था। अच्छा, जापान के 4 आइलैंड्स बता सकते हैं? मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं कई बार जापान के 4 आइलैंड्स आपको रिपीट कर चुका हूँ। तो मेन मेन 4 आइलैंड्स हैं जापान के, कोई सीक्वेंस में बता सकता है नॉर्थ टू साउथ की? है किसी को याद? 2 साल से मैं ये जापान के आइलैंड्स कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मेरे को भी याद हो गए करते करते। और कोई ऐसा तो नहीं है जिसे जापान की कैपिटल में डाउट हो रहा हो? कैपिटल में बता देता हूँ, टोक्यो। हाँ जी, चलो आइलैंड्स भी बता देते हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है। ये 4 मेन आइलैंड्स किसके हैं, जापान के। बहुत फेमस आइलैंड्स है सर ये, बहुत बढ़िया डिकोजा जी, बहुत बढ़िया उपांग जी, बहुत बढ़िया एवरीवन। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो सर सिंपल यही आएगा, इन चारों में से कोई आइलैंड दे देगा, पूछ लेगा किस कंट्री से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 आइलैंड है जापान में, ये 4 मेन आइलैंड है, ठीक है। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सिर्फ यही 4 आइलैंड है, इसके अलावा भी जापान है, बट ये 4 मेन आइलैंड्स हैं, आपके बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जापान के, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। जो लोग एपीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, रेदर देन एपीएसएसबी में पूछे जाए, चांसेस आर वेरी लेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। Recently, which of the following organizations has announced its support for India's national green hydrogen mission by offering a loan up to 1 billion euro? इसमें से 1 बिलियन यूरो पैसा कौन दे रहा है सर, भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए?
बिल्कुल, पैसा यूरो में मिल रहा है तो कौन दे रहा होगा सर? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा होगा, ठीक है। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये मिशन चला रही है। देखो, हमारे पास अब जो अगला बड़ा टारगेट है वो अल्टरनेटिव फ्यूल्स आइडेंटिफाई करना है। जैसे अदर देन क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी जगह हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स तलाश कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जो इंडस्ट्री है अदर देन क्रूड ऑयल रन कर सके, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो, साथ ही साथ जो हमारी डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज पे ऑयल के लिए उसको कम किया जा सके, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हम क्रूड ऑयल को खरीदने में निकाल निकाल देते हैं। तो ये बर्डन हमारे सर से उतरेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर हम क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव डेवलप कर लेते हैं। और दूसरा, हमारे जो टारगेट्स हैं क्लाइमेट को लेकर, ठीक है, अभी G20 मीटिंग होने जा रही है, उसमें भी हम कुछ टारगेट्स रखेंगे क्लाइमेट को लेकर। तो उन सब के लिए जरूरी है कि हम अदर दिन क्रूड ऑयल कुछ ऐसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूंढे जिनमें पॉल्यूशन कम होता हो या ना के बराबर होता हो, ठीक है। तो अब इसमें मेन चीज क्या है सर? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक एनर्जी पे गाड़ियां चलाना शुरू करें, ठीक है, हम लोग बायोडीजल का कंसेप्ट लेके आए। अभी हमारे जो नितिन गडकरी साहब मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने आपका बायोडीजल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल लॉन्च किया, ठीक है। मतलब बायोडीजल से चलने वाली गाड़ी लॉन्च की। तो इसी फील्ड में एक हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ये भी एक अल्टरनेटिव निकल के आ रहा है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने डेवलप किए, बायोडीजल एज ए फ्यूल डेवलप किया, साथ ही साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन भी एक अल्टरनेटिव फ्यूल निकल के आ रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली अभी दुनिया की पहली गाड़ी जर्मनी में लॉन्च हुई थी, ठीक है, पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन अभी चाइना में लॉन्च हुई है, और बहुत जल्दी करीब करीब 2 साल के अंदर अंदर इंडियन रेलवे भी एक ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला है, ठीक है। ये हमारे रेलवे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट अभी दिया था। हो सकता है दुनिया का तीसरा देश भारत बन जाए जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करे, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली है क्या? देखो, ये जो मिशन है, ये इसका पर्पस ये है कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं। It is a program to incentivize the commercial production of green hydrogen and make India a net exporter of the fuel. यानी हम सिर्फ उसको खुद यूज ना करें, दुनिया को भी एक्सपोर्ट करें। The mission will facilitate demand creation, production, utilization and export of green hydrogen. तो ये पर्पज है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। इसके लिए 2 स्कीम्स चलाई जा रही हैं। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, शॉर्ट में कह रहे हैं साइट। इट विल फंड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइजर्स अपने देश में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, ये इलेक्ट्रोलाइजर्स ही हेल्प करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में। अभी मैं बताऊंगा ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, ठीक है। देखो, उपांग जी तो हमारे पुराने स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट गूगल देख के आंसर करते हैं। बहुत से, जैसे उपांग जी के अलावा और भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आपने 6 महीने लगातार भी करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो कर लिए, ठीक है, 6 महीने के भी करंट अफेयर्स अगर आपने फॉलो कर लिए, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे अपने अंदर चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप चाहें तो इसको आजमा भी सकते हैं। एक दूसरा, अब इससे फायदा क्या होता है? जैसे एग्जाम में आ जाए साइट, साइट इज रिलेटेड टू, तो खट से पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स क्या है? ये डेवलप किए जा रहे हैं जहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। कुछ एरिया आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे जहां पर हम बड़े लेवल पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन सर प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा? देखो, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। उसके लिए हम पानी लेंगे, पानी को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस H2 और O2 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर इसमें से निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है उसको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है, या तो एज ए कंप्रेस गैस या फिर एज ए लिक्विड। ये क्या बात हुई सर? आपने H2 को ब्रेक कर लिया H2 प्लस O2 में,
ऑक्सीजन को ऐसे ही छोड़ दिया और जो हाइड्रोजन को हमने ट्रैप कर लिया, यही हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है। तो हम इसे सर ग्रीन क्यों कह रहे हैं? हम इसे ग्रीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस करी है हमने, जैसे H2O को ब्रेक करा है H2 और O2 में, तो इसके लिए भी तो सर हमने एक प्रोसेस फॉलो करी है ना, इसको भी तो एनर्जी दिए, बिना एनर्जी के तो ऐसा है नहीं इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। तो यहाँ पर जो हमने एनर्जी दी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। जो हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से बनेगा उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि इस हाइड्रोजन के बनने में कहीं भी आपका पॉल्यूशन का एमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है ये सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या किसी ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ है जो आपका पॉल्यूशन नहीं कर रही है। तो इस तरह से इस प्रोसेस से बनने वाले हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप मान लो कोयला जला के हाइड्रोजन बना लो तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोयला जला के तो आपने यहाँ पर तो पॉल्यूशन कर ही लिया ना सर, तो दैट इज योर ग्रीन हाइड्रोजन। और यही डिफरेंस है आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन हाइड्रोजन में। जैसे जब ग्रीन हाइड्रोजन के व्हीकल्स चलेंगे तो वो आपका एमिशन में हैवी केमिकल्स नहीं छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ठीक है। वाटर वेपर्स आप नोटिस करोगे वहां से निकलेंगे। आपका अभी अभी क्या दिक्कत है, जैसे हम लोग बड़ा खुश हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सही बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ना कि सर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है। अभी सबसे बड़ा स्कैम तो यही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है सर आपका थर्मल पावर प्लांट में, और थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है कोल, और कोल क्या करता है सर आपका? पॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी आप जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करोगे, जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, उतना ही सर आपका थर्मल पावर प्लांट काम करेंगे, और जितना थर्मल पावर प्लांट काम करेंगे उतना ही कोल जलाया जाएगा, और कोल तो सर पॉल्यूशन कर रहा है। तो कहने वाली बात है कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपका पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम ट्रेस बैक करें तो ये पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी हम ग्रीन करें, उसको भी सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर कोशिश की है रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन समझाने की। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं नहीं कि नहीं आ रही? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। डेविड जी टफ है, इसीलिए हमारी कोशिश रहती है आपको देखो बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाने की। हम ये मान के चलते हैं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट किसी भी फील्ड में वीक हो सकते हैं, आप जैसे बोल रहे हैं साइंस में कुछ होते हैं, ह्यूमैनिटीज में, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोग समझाते हैं वो मेन पर्पस यही रहता है कि बिल्कुल ग्राउंड से समझाया जाए, बिल्कुल बेसिक से, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आप चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पाओ, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप वीक हो सकते हैं, उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को रिवीजन के साथ पढ़ें, ठीक है। आप कितने भी वीक हो, लेकिन इतना मैं मानता हूँ आपको क्लास में तो चीजें समझ आ जाती होंगी, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हमारा रिवीजन ना होने पर, ठीक है। तो रिवीजन पे फोकस करिए। बिल्कुल सर, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। पीडीएफ के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, नहीं मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो इस पे व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है। याद के लिए तो नावम जी सीधा फंडा ये है रिवीजन। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक जनरल प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहता, ठीक है। तो याद रखने का एक ही तरीका है, जितना आप चीजों को रिकॉल करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही आप चीजों को ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। ये याद किसी को नहीं रहता सर, ठीक है, किसी को नहीं रहता, वही उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जा पाते हैं जो बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीजें याद रहें तो इनका रिवीजन करिए, दैट्स इट। पीडीएफ देने का पर्पस तो यही है ना, अगर मतलब सिर्फ बता देने से काम चल जाता तो पीडीएफ क्यों बनाते? पीडीएफ अगर हम दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप चीजों को एक बार फिर से गो थ्रू करके रिवाइज करें,
उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। The Conference of Parties to the Minamata Convention on Mercury will be held in which of the following countries? मिनामाता एक डिसीज है, ठीक है। तो मिनामाता कन्वेंशन ये स्टार्ट हुआ था आपका 2013 में। तो इसकी रेगुलर मीटिंग होती रहती है। इस कन्वेंशन के रिगार्डिंग काम कहां तक पहुंचा, ये मरकरी के ऊपर कन्वेंशन है, मरकरी को रिड्यूस करने के ऊपर कन्वेंशन है। तो ये मिनामाता कन्वेंशन का काम कहां तक पहुंचा, उसके लिए हर साल मीटिंग होती है। तो जो इस मिनामाता कन्वेंशन के मेंबर कंट्रीज हैं वो हर साल मीटिंग करते हैं। तो जो पहली मीटिंग थी उसे कहा COP1, दूसरी मीटिंग को कहा COP2। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो मेंबर कंट्रीज हैं मिनामाता कन्वेंशन के उनको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अभी जो मीटिंग होने जा रही है COP5, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 5। तो सवाल ये है किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा ये। देखो जॉब मिलने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, देखो किसी भी अच्छे काम का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से पूरा एक वीडियो बनवाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग मैंने पूरा वीडियो बनवाया है आप लोगों के लिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा नजरुल सर ने एक्सप्लेन किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ना, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इम्पैक्ट वो करेगा, ये सारी चीजें उसमें आपका कवर है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आना, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की वीडियो है, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर व्यूज जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो इंटरेस्टेड हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे एक डिस्कशन सेशन रखूं काइंड ऑफ, जिसमें हम लोग अलग से अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, जिसमें मतलब जो भी रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करें। जैसे अभी यूसीसी का मुद्दा है, इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ देखो उपांग जी ने बता दिया, उन्हीं को फॉलो करिए। वो आपसे मतलब वो ये सब चीजें फेस कर चुके हैं जो आप अभी कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग वीडियोस भी इसमें आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग वीडियोस के लिए देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आना, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले आना। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में हर एक मंथ के करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है। जनवरी 2021 से लेकर ये जुलाई 2023 हर एक मंथ के करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ मिनामाता कन्वेंशन मैंने आपसे पूछा था, तो भाई क्या आंसर है? आंसर नहीं दिख रहे मुझे। हाँ जी सर, मेरा फोन हैंग हो गया लग रहा, लेट मी चेक। ओके हाँ, तो बी आंसर इंडोनेशिया स्विट्जरलैंड। तो मिनामाता कन्वेंशन आपका कहाँ पे होने जा रहा है? स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। इसी बात पर मेरे को स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताएं। जेनेवा नहीं है, मैं पहले बता दूं वरना कोई लिख दे जेनेवा, जेनेवा नहीं है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताइए। देखिए मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी ये ग्लोबल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। मरकरी और मरकरी के कंपाउंड से मरकरी से बनने वाले कंपाउंड्स जो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है और एनवायरनमेंट के लिए भी, उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन डिजाइन किया गया था, ठीक है। 2013 से ये कन्वेंशन चल रहा है। एक तो एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मरकरी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, इसे रोकना है। यानी जो हम लोग ह्यूमन कंस्ट्रक्शन करते हैं, ह्यूमन वर्क करते हैं, इंसानों की वजह से जो मरकरी इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है उसको हमें रोकना है, ठीक है। और जो भी अभी
तत्कालीन जितना भी मरकरी हमारे पास है उसको स्टोर किया जाए, उसको डिस्पोज ऑफ कहीं पर कर दिया जाए, जैसे ये वेस्ट बन जाए। ठीक है, कुल मिला के हमें मरकरी से अपने आप को बचाना है। तो इसके लिए कंट्रीज ने क्या कर रखे हैं, लॉज बना रखे हैं, और वो उनके लिए वो बाउंडेड है, वो उन्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंडिया ने भी ये कन्वेंशन रेटिफाई कर रखा है, रेटिफाई मतलब एग्री कर रखा है, और इससे रिलेटेड लॉज बना रखे हैं, और वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, कैपिटल इज बर्न। सेट स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। बिल्कुल। तो मरकरी सर है क्या, देखो मरकरी शॉर्ट फॉर्म आपको पता है, एच जी इज ए नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, एयर में, वाटर में, सॉइल में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मरकरी से हमें क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, तो हमारी बॉडी पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है मरकरी की वजह से। WHO की अगर हम बात माने, तो मरकरी इज कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स और ग्रुप ऑफ केमिकल्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। मतलब टॉप 10 केमिकल्स जो इंसान के हेल्थ नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें से एक मरकरी को माना गया है। ठीक है, मरकरी से बनने वाला एक कंपाउंड है मिथाइल मरकरी। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको जनरली मछलियां खा लेती हैं। ठीक है, एंड द शेलफिश एंड आर मोर वल्नरेबल टू मिनामाता डिसीज। तो अगर किसी मछली ने मिथाइल मरकरी खा ली और वो मछली आपने खा ली, तो उस पर्सन को क्या हो सकता है, मिनामाता डिसीज हो सकती है। ठीक है, इसमें इसमें पर्सन अपने सेंसरी लॉस हो सकता है, मतलब पेरिफेरल सेंसरी लॉस कर सकता है, मतलब जो उसको दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, सेंसेस बॉडी के काम करना बंद कर देते हैं जब मिनामाता डिसीज होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, जब आपकी बॉडी को मिथाइल मरकरी का एक्सपोजर मिलता है। और मिथाइल मरकरी को कैसे रखा जा सकता है, मरकरी को बैन करके रोका जा सकता है, और इसी मरकरी को बैन करने के लिए कन्वेंशन बनाया गया, मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। ठीक है सर, तो ये कन्वेंशन ध्यान रखना। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, मिनामाता कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, मिनामाता कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। या क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, बैन ऑफ मरकरी, या मरकरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन, है ना, उसमें 4 कन्वेंशन दे देगा जिसमें से एक ऑप्शन मिनामाता कन्वेंशन होगा। तो इसी तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है सर, तो कुल मिला के इतना तो जरूर ध्यान रखना है कि मिनामाता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये आपका मरकरी से रिलेटेड है। क्लियर है सर, आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बिल्कुल बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं सर। Recently, the 15th edition of bilateral joint military exercise Nomadic Elephant 23 has commenced between India and which of the following countries? Mongolia, Indonesia, Tajikistan या Uzbekistan? Recently, the 15th edition of bilateral joint military exercise Nomadic Elephant 23 has commenced between India and which of the following countries? Mongolia, Indonesia, Tajikistan या Uzbekistan? नोमैटिक एलिफेंट 2023 ये एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच हो रही है? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए।
हाँ जी, क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर? मंगोलिया। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट ये एक्सरसाइज हम किसके साथ कर रहे हैं? मंगोलिया। मंगोलिया की सर लोकेशन क्या है? ये आपका एक साइड चाइना और रशिया, चाइना और रशिया के बीच में जो कंट्री है उसे हम कहते हैं मंगोलिया। तो मंगोलिया इज कंप्लीटली सैंडविच बिटवीन चाइना एंड रशिया। इनको कोई पोर्ट का एक्सेस भी नहीं है, ठीक है। इन्हें या तो अपने पोर्ट के लिए चाइना पे डिपेंड होना पड़ता है या रशिया पे डिपेंड होना पड़ता है। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ सालों से अगर हम बात करें मंगोलिया के साथ भी रिलेशंस स्टैब्लिश करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी आप देखो इंडिया मंगोलिया डिफेंस कॉपरेशन दो चल रहे हैं हमारे, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के अलावा एक एनुअल मंगोलियन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है खान क्वेस्ट, ठीक है। तो चंगेज खान से याद रखना खान क्वेस्ट, उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। मंगोलिया की अगर हम लोग ज्योग्राफी देखें तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना उलान बतौर इसकी कैपिटल है, ठीक है। मंगोलिया की कैपिटल ध्यान रखेंगे उलान बतौर। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेजर्ट वाले एरिया हैं, जैसे ये आपका ये जो चाइना के साथ मिलता हुआ गोबी डेजर्ट है, ठीक है। गोबी डेजर्ट की लोकेशन याद रखना, चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पे आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा और ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है गोबी डेजर्ट कैसा है, कोल्ड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट? तो गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट, जैसे लद्दाख उसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से गोबी डेजर्ट भी क्या है? कोल्ड डेजर्ट। ये कहाँ मिलेगा? मंगोलिया के और चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग मंगोलिया। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ये सर फिर स्पोर्ट्स का सवाल आ गया। Recently, India won 9 medals, 4 silver, 5 bronze in the third edition of the World Deaf Youth Badminton Championship. ठीक है, 2023 World Deaf Youth Badminton Championship 2023, ठीक है। It was held in which of the following countries? बताइए। ये इस पे क्वेश्चन पूछे चांसेस कम है क्योंकि इसमें कोई भी हमने गोल्ड नहीं जीता है, ठीक है। सिल्वर या ब्रोंज जीते हैं, इसमें किसी भी तरह का गोल्ड नहीं जीता है। जहां पे टॉप करते हैं या गोल्ड वगैरह जीतते हैं उसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर भी करने में क्या बुराई है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज योर ब्राजील। ब्राजील की बात आ रही है तो सर ब्राजील को भी देख लेते हैं, ब्राजील की भी लोकेशन समझ लेते हैं। ये सर आपका ब्राजील। कैपिटल सर बहुत टफ है, ब्राजील की कैपिटल बहुत टफ है, याद रखना ब्राजीला। ये ब्राजील की कैपिटल है, ठीक है। ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स, मतलब ये थोड़ा सा उठा हुआ इलाका है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स फेमस है। ये द ग्रेट अमेजोन रिवर, ठीक है। दुनिया की लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया की लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ये रही सर आपका अमेजोन रिवर। कहां से निकल रही है? ये आपको ब्राजील में देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या है ब्राजील में? ये देखो इनके पोर्ट्स बहुत फेमस है सर, ठीक है। पोर्ट्स बहुत फेमस है, नेटल पोर्ट है, ये आपका सैल्वाडोर है, फिर एल सैल्वाडोर से कंफ्यूज मत होना, वो एक अलग कंट्रीज है, ठीक है। और द वेरी फेमस सेंटोस, एक ये देखो रियो डी जेनेरियो, ये भी इधर पोर्ट है एक। सेंटोस, द वेरी फेमस सेंटोस। सेंटोस कोई बता सकता है? सेंटोस कोई बता सकता है? हाँ ब्राजीलिया। सेंटोस कोई बता सकता है किस लिए फेमस है? तो सेंटोस दुनिया का कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, ठीक है। कॉफी प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? ब्राजील। तो ब्राजील का जो कॉफी एक्सपोर्ट होता है ये सेंटोस पोर्ट से सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे कहते हैं, ठीक है। सेंटोस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल। ये वही सेंटोस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेंटोस। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटोस कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील बोले तो कॉफी। और ये कुछ ब्राजील के ज्योग्राफी एक बार इसको नजर मार लेना है, ठीक है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। Recently, Prime Minister Narendra Modi gifted which of the following gift to French President Emmanuel Macron? अभी मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, अभी गए थे ना, फ्रांस गए थे मोदी जी। अभी हमने देखा था बेस्टिल डे सेलिब्रेशन हुआ था 14 जुलाई को, उसमें मोदी जी थे, ठीक है। तो अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट को मोदी जी ने कुछ अवार्ड दिया, मतलब एक गिफ्ट दिया। बताइए सर क्या दिया गिफ्ट? सैंडलवुड सितार, ठीक है, सैंडलवुड सितार, ये है सैंडलवुड सितार। ये मोदी जी ने मैक्रोन जी को गिफ्ट किया है, ठीक है। ये जो सितार है, ठीक है, ये किससे बना? सैंडलवुड से बना। सैंडलवुड जैसे हिंदी में चंदन कहते हैं, चंदन की लकड़ी, ठीक है। सैंडलवुड क्या है? चंदन की लकड़ी। चंदन एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बना है। तो इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री अगर आप देखो या इंडिया के कल्चर की अगर आप बात करो, तो सैंडलवुड को बहुत ही पायस माना गया है और बहुत ही मतलब बेनिफिशियल माना गया है। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं रिगार्डिंग आपका बॉडी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट हो या फिर आपका ब्यूटिफिकेशन हो, तो उसमें सैंडलवुड का बहुत बड़ा रोल माना गया है, ठीक है। कई सोप के एडवर्टीजमेंट आप देखोगे उसमें लिखते हैं कि इसमें चंदन की खुशबू है ना, इस तरह के चीजें एड में भी लिखते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडलवुड, ठीक है। ये जो सितार रेप्लिका इज एडॉर्न विद इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑफ गॉडेस सरस्वती सिंबलाइजिंग नॉलेज एंड म्यूजिक एंड लॉर्ड गणेशा रिप्रेजेंटिंग विजडम and the remover of obstacles, ठीक है। Additionally, the piece is beautifully illustrated with peacocks, India's national bird, and embellished with a plethora of motifs from Indian culture, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये पूरा सितार हिंदुस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट सर, ठीक है। चलिए, तो आज फिर हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने काफी अच्छी अच्छी चीजें देखी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी बातें करें, मंगोलिया ब्राजील के मैप्स को देखा, ठीक है, सैंडलवुड के बारे में पढ़ा, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में जाना, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखी। बस ये आप लेकिन उसे तभी तक माइंड में रख पाएंगे। पुष्पा भाव जो होते हैं वो लाल चंदन के चक्कर में, तो वो रेड सैंडलवुड होता है, ठीक है। ये तो सैंडलवुड है, वो रेड सैंडलवुड होता है, जो वो जो शेषाचलम हिल्स में आपका पाया जाता है, ठीक है। चलिए सर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इस अगली क्लास में। इसके बाद लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है सर। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।